हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफएमजी 2024 के जानेवारी सेशन में पूछे गए हैं पैथोलॉजी के टोटल 13 सवाल। तो 13 सवाल क्या थे तो जानने के लिए मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला है तो फासला क्या है। इसके साथ हम शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था रिटर सिंड्रोम के बारे में। अभी रिटर सिंड्रोम जो है वो नीट पीजी 2023 के मेडिसिन में भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर था। तो रिटर सिंड्रोम में पहले तो क्या होता है, तो रिटर सिंड्रोम इट इज आल्सो नोन एज रिएक्टिव आर्थराइटिस। उसमें कांट सी, कांट पी एंड कांट बेंड द नी। तो कांट सी में क्या होता है, तो वो होता है कंजक्टिवाइटिस। कांट पी में यूरेथ्राइटिस हो गया होता है एंड कांट बेंड द नी उसमें हो जाता है आर्थराइटिस। अभी यही अगर आपको म्यूमोनिक ऐसे ही कुछ याद आ रहा है तो एक एलपोर्ट सिंड्रोम जो होता है उसमें भी एक ऐसा ही म्यूमोनिक आता है, उसमें भी कांट सी, कांट पी एंड कांट हियर द बजिंग बी ऐसा आता है। तो एल्पोर्ट सिंड्रोम में क्या रहता है कि उसमें भी देख नहीं पा सकते क्योंकि एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द लेंस हो गया होता है। देन कांट पी क्योंकि वहां पर भी ग्लोमेरुलोपैथी हो गई होती है। देन वहां पर ग्लोमेरुलोपैथी हो गई होती है एंड कांट हियर द बजिंग बी में उस वहां पर होती है एसएनएलएस, सेंसोन्यूरिनल हियरिंग लॉस हो गया होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि रिटर सिंड्रोम इट इज एसोसिएटेड विथ विच एचएलए जीन। तो रिटर सिंड्रोम इट इज एसोसिएटेड विथ HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड है। तो ये था हमारा आंसर ये क्वेश्चन का। अदर ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन क्या क्या थे, एक था HLA-DQ8। 8 किसके साथ जुड़ा है, 8 इज एसोसिएटेड विद सीलियाक डिसीज। देन एक था ऑप्शन था DR3। DR3 इट इज एसोसिएटेड विथ, एक तो है हमारा डर्मेटाइटिस हर्पेडिफॉर्मिस, देन दूसरा है एड्रिनल इनसफिशिएंसी, देन ग्रेव्स डिसीज, हेपेटाइटिस, ये सब के साथ एसोसिएटेड है DR3। देन एक ऑप्शन और था HLA-DR1 एंड DR4, उसके साथ एसोसिएटेड है वोगट कोयानागी हेराडस सिंड्रोम। इट इज एसोसिएटेड विद HLA-DR1 एंड DR4 वोगट कोयानागी हेराडस सिंड्रोम। देन अभी अभी हमने बात की कि एल्पोर्ट सिंड्रोम के बारे में बात की। अब एल्पोर्ट सिंड्रोम में क्या होता है, कांट पी लेंस का एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाता है, कांट पी ग्लोमेरुलोपैथीज हो जाती है, उसमें माइक्रोस्कोपिक हेमेजुरिया इट इज क्लासिकल साइन हो जाती है। देन और क्या होता है, और होता है कांट हियर द बजिंग बी, उसमें होती है सेंसोन्यूरिनल हियरिंग लॉस हो जाती है, बराबर है। देन अभी और अभी HLA-B27 अगर किसी ने बोला है तो आपके मन में क्या आएगा, एक दूसरा आएगा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। अभी एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस इट इज आल्सो आईएमपी फॉर द नीट आईएमपी टॉपिक है ये भी। अभी तुरंत एक बार देख लेते हैं कि वहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पर पूछा गया था कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अर्लीस्ट साइन एक्सरे में क्या दिखेगी, ऐसा पूछा गया था। तो अभी एनकाइलोजिंग स्पॉन्डियोलाइटिस जो है इट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, अफेक्टेड स्पाइन एंड सिक्रोइलियक जॉइंट को अफेक्ट करता है, यंग मेल्स में होता है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद HLA-B27 देखो हमारा आ गया। देन यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये वाला उनको देना है तो हिस्ट्री क्या देंगे कि वर्जन अर्ली मॉर्निंग में रिकरिंग बैकएक होता है, बैकएक हो रहा है रिकरिंग पेशेंट को, और अर्ली मॉर्निंग में तो बहुत ही वर्सन हो रहा होता है एंड इम्प्रूव ऑन द एक्सरसाइज। अर्ली मॉर्निंग में हो रहा बैक पेन एक्सरसाइज से इम्प्रूव हो रहा है, रिकरिंग वाला बैक पेन है, तो हमको सोचना है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस हो सकता है। इसमें भी देखो एंटीरियोराइटिस, एओर्टिक इनकम्पिटेंस हो जाता है, देन कार्डियक एंड एपिकल लोब फाइब्रोसिस हो जाता है। एक्सरे में जो वो क्वेश्चन का आंसर था कि एक्सरे में क्या दिखेगा, तो एक्सरे में दिखेगा इरोजन ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट, इट इज द अर्लीस्ट साइन। और क्या क्या दिखेगी, और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्क्वेरिंग ऑफ द वर्टिब्रा हो जाता है उसमें। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी जो कनकेविटी जो होती है वो लूज हो जाती है, क्योंकि जो बोन होता है वो फ्लैट हो जाता है, इसलिए देन बाम्बू शेप्ड स्पाइन हो जाता है। तो इसके भी एक्सरे दे सकते हैं कि ये जो एक्सरे है जिसमें बाम्बू शेप का स्पाइन दिख रहा है वो किसका है, तो इट इज AS का है हमारा। देन वेजिंग ऑफ द वर्टिब्रा एंड हाइपरकाइफोसिस हो जाता है, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है डिश मींस डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरओस्टियोसिस। पर डिश जो है उसमें HLA रहेगा नेगेटिव, बाकी सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, पर डिश में क्वाइटली ओल्डर पेशेंट रहेगा एंड HLA नेगेटिव, तो आंसर आएगा डिश, वरना आएगा हमारा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। और यहाँ पर जो पूछा था वो पूछा था हमारा रिटर सिंड्रोम, रिएक्टिव आर्थराइटिस के बारे में पूछा था।
सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक बार ये सारी मस्त इमेज देख लो, क्या दिख रहा है, साइटस इनोवर्टस पहले दिख रहा है, बराबर, ये लेफ्ट वाला राइट हो गया है सारा। देन दूसरे में दिख रहा है साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस दिख रहा है। एंड तीसरे में क्या दिख रहा है, तीसरे में दिख रहा है ब्रोंकिएक्टेसिस दिख रही है। तो ये सारा सिंड्रोम, कौन से सिंड्रोम में ये सारी चीजें होती है, तो इट इज कार्टाजिनल सिंड्रोम। कार्टाजिनल सिंड्रोम क्या है, इट इज प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया है वो। अभी अनदर ऑप्शन क्या थे, ये ही क्वेश्चन के अनदर ऑप्शन क्या क्या थे, देखो अनदर ऑप्शन एक था कि चुर्क-स्ट्रस सिंड्रोम। अभी चुर्क-स्ट्रस सिंड्रोम इट इज आल्सो आईएमपी, वहां पर अस्थमा हो जाता है, इओसिनोफिलिया हो जाता है, इट इज स्मॉल एंड मीडियम साइज वास्कुलाइटिस एंड ग्रेन्युलोमा दिखता है इसमें। चुर्क-स्ट्रस सिंड्रोम इट इज आल्सो आईएमपी टॉपिक, देख लो एक बार देख लो, अस्थमा के साथ क्या होगा, इओसिनोफिलिया होगा, अस्थमा किसके साथ हो रहा है, ग्रेन्युलोमा है, एंड इट इज स्मॉल एंड मीडियम वास्कुलाइटिस। कौन है चुर्क-स्ट्रस सिंड्रोम। देन अनदर ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, अनदर, ये हम ऑप्शन में ही जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, उसके ऑप्शन में एक था चुर्क-स्ट्रस सिंड्रोम, एक था सिस्टिक फाइब्रोसिस। अभी सिस्टिक फाइब्रोसिस पिछले 5 साल में 3 से 4 बार कहीं ना कहीं ऐसे पूछा गया है, तो इट इज आईएमपी क्वेश्चन फॉर नीट ऑल्सो एंड फॉर एफएमजी ऑल्सो। तो अभी सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या दिखता है, उसमें देख लो, फटाफट देख लेते हैं कि यंग चाइल्ड रहता है, रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन उसको रहता है, स्टीरोटोरिया है, स्टूल फेट, ऐसा क्वेश्चन में वहां पर दिया गया था, जो नीट पीजी में जो क्वेश्चन था वहां पर ऐसे दिया गया था कि यंग चाइल्ड है विथ रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन हो रहा है, उसको स्टीरोटोरिया है, स्टूल फेट ग्रेटर देन 10 ग्राम पर डे है, तो उसको क्या रहेगा, तो उसको रहेगा डिस्टल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या है उसकी कॉम्प्लिकेशन, डिस्टल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये भी कई बार पूछा जाता है। देन डिफेक्ट इन द सीएफटी या जीएन होता है। अभी 3-4 जगह असर होती है उसकी, रेस्पिरेटरी में अगर हो गया तो उसमें जो उसका जो म्यूकस होगा वो हाइपर विस्कस हो जाएगा और वो एडहेरेंट टू द पल्मोनरी सिक्रेशन हो जाएगा, और वहां पर बहुत सारे कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो करेंगे। कौन से कर सकते हैं, तो स्टेफ ऑरियस, एच इन्फ्लुएंजा, स्यूडोमोनास, ये सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। देन पेनक्रियास में भी थिक एंड एडहेरेंट एक्सोक्राइन सिक्रेशन रहेगा, बराबर। देन हिपेटिक में हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इंट्रा हिपेटिक बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। देन पेरेन्काइमल फाइब्रोसिस हो जाएगा, मल्टीलोबुलर सिरोसिस हो सकता है। जीआईटी में जो क्वेश्चन का आंसर था वहां पर नीट पीजी में वो था डिस्टल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। देन इनफर्टिलिटी, सिस्टिक फाइब्रोसिस में होती है इनफर्टिलिटी। तो अभी ये हम खत्म कर रहे हैं। ये ही ऑप्शन का एक और, यही क्वेश्चन का एक और ऑप्शन ये भी था कि यंग सिंड्रोम। तो यंग सिंड्रोम में क्या रहेगा, एजोस्पर्मिया रहेगा एंड साइनोपल्मोनरी डिसीज। यंग सिंड्रोम में एजोस्पर्मिया है एंड साइनोपल्मोनरी डिसीज। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है, कौन सा, दूसरा, जिसका आंसर था कार्टाजिनल सिंड्रोम, जिसके ऑप्शन थे चुर्क-स्ट्रस सिंड्रोम, एक था सिस्टिक फाइब्रोसिस और एक था यंग सिंड्रोम। तो हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन तो वन लाइनर है, इजी है कि अगर किसी को डायबिटिक पेशेंट है हमारे पास, उसको हमें अभी HbA1c उसका हमें कंट्रोल करना है, तो हम कौन सी रेंज में उसको करेंगे, तो हम करेंगे लेस देन 7 आए ना, वो है हमारा टारगेट। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है किसी की, वहां पर एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी क्यों नहीं हो रही, कभी आपने सोचा है क्यों नहीं होती, ड्यू टू आईजीएम की वजह से नहीं होती। अभी हम सब ऐसे बेसिक में जाए तो आईजीएम क्या है, इट इज अ पेंटामर। आईजीएम क्या है, बड़ा एंटीबॉडी है, पेंटामर है, वहां उसके 5 अलग अलग बाजू होते हैं ऐसे, तो वो प्लेसेंटा पार नहीं कर पाएंगे, उनको प्लेसेंटा के अंदर, प्लेसेंटा से अगर फीटस की ओर जाना है तो वो नहीं जा पाएंगे, इसलिए एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी की रिएक्शन नहीं हो पाएगा ज्यादा। देन अगर आप देखें तो आईजीए है, इट इज डाइमर, आईजीए है, आईजीजी, वो सारे छोटे छोटे एंटीबॉडी वो ऐसे प्लेसेंटा से आ जा सकते हैं। तो अगर रिलेटेड टू कोई, अगर उनके रिलेटेड कोई अगर रिएक्शन हो रहा है तो कुछ न हिमोलिसिस या कुछ होगा, पर हमारा जो आईजीएम है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो प्लेसेंटा ही क्रॉस नहीं कर सकता, तो आगे जाके कौन सी इनकम्पेटिबिलिटी करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, ये सिकल सेल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, कोई ना कोई, इट इज वेरी इजी टॉपिक एंड कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ सकता है।
यहाँ पर तो क्वेश्चन में एफएमजी के पेपर में बहुत 3, 4, 5 लाइन का पूरा क्वेश्चन था। लोग ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाए, पर डरना बिल्कुल नहीं है। वहां पर सीधा पहले तो लास्ट लाइन देख लेनी है। कोई भी क्वेश्चन आए ना 4-5 लेटर का 4-5 लाइन का, तो सबसे पहले क्या करनी है, लास्ट वाली जो लाइन है वो देख लेनी है। वहां पर क्या पूछा है, व्हाट इज डायग्नोसिस पूछा है, व्हाट इज द नेक्स्ट मैनेजमेंट पूछा है, या क्या नहीं है, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स, क्या लिखा है वो देख लेना है। और उसके ही तुरंत एक आगे वाली लाइन जहां पर बोला होता है कि डायग्नोसिस में ये दिख रहा है। यहाँ पर 3-4 लाइन का क्वेश्चन था और लास्ट में पूछा था कि व्हाट इज द डायग्नोसिस, और उसके जस्ट आगे की लाइन में देखा था कि एचपीएलसी में एस स्पाइक आ रहा है। तो सीधा हमारे मतलब सिकल सेल क्राइसिस के अलावा कौन हो सकता है। तो सिकल सेल क्राइसिस क्या है, इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। ऑटोसोमल रिसेसिव है ये भी डिसीज। दूसरा कौन सा गया अभी, सिस्टिक फाइब्रोसिस गया, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव था। सिकल सेल में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, बीटा ग्लोबिन जीन में पॉइंट म्यूटेशन होता है। स्ट्रेस की वजह से क्या हो जाता है कि आरबीसी सिकल शेप के हो जाते हैं। पेशेंट प्रेजेंट विद जॉन्डिस, पेनफुल बोन क्राइसिस के साथ आते हैं। हैंड फुट डिसीज भी होता है, हैंड फुट सिंड्रोम हो जाता है। तो ये सारी वो लोग हिस्ट्री में देते हैं। देन एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है। एप्लास्टिक क्राइसिस अगर हो गई है सिकल सेल वाले पेशेंट को, तो क्यों हो रही है, ड्यू टू इन्फेक्शन बाय द पार्वो B90 वायरस। पार्वो B90 वायरस जो है वो बहुत छोटा वाला वायरस है, पर वो अगर बोन मैरो में चला गया और उसने एप्लास्टिक एनीमिया कर दिया तो क्राइसिस हो सकती है ऐसे। तो उसका जो अपीयरेंस है इन द बोन मैरो, अगर पार्वोवायरस का इन्फेक्शन है तो रेड सेल एप्लाजिया करेगा एंड इट विल लुक लाइक अ मिकी माउस अपीयरेंस भी दे सकता है इन बोन मैरो। एंड एचपीएलसी इन द सिकल सेल क्या, HbA2 बढ़ेगा, HbF बढ़ेगा और S स्पाइक आएगा। S स्पाइक से सीधा हमारा सिकल सेल क्राइसिस हो गया। तो यहाँ पर हम आधे रास्ते ही पहुंचे हैं, आधे रास्ते पहुंचे हैं। अभी आप थोड़े 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 1-2 सेकंड के लिए अभी हो जाओ आप रिलैक्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। वो नीट में भी 2-3-4 बार पूछा ही गया है। तो वहां पर क्या देंगे आपको कि एमसीवी है उसका कम हो गया है, एमसीएचसी कम हो गया है, ये सारे मतलब माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के फाइंडिंग है। एचबी कम हो रहा है, आयरन कम है, फेरिटिन कम है। ओनली थिंग विच इज इंक्रीज इज टीआईबीसी, टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज। बिकॉज आयन कम हो रहा है तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी जितने कम है तो कम आयन है उसको बाइंड तो कर लेना हम ऐसे। तो टीआईबीसी जो है वो बढ़ाएगी। देख लो ऐसे अगर अगर देखो लड़के लड़की का क्लास है पूरा और अगर लड़कियों की संख्या कम है तो लड़के क्या करेंगे, तुरंत जाके ऐसे जितनी बाकी लड़कियां है उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, बराबर है। तो आयन का भी ऐसा ही है कि आयन अगर कम हो रहा है अपने बॉडी में तो शरीर क्या करेगा कि जितना बाकी है ना आयन उसके साथ बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा। तो टीआईबीसी जो है वो बढ़ेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। दूसरे ऑप्शन यही क्वेश्चन के क्या थे, एक था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो उसमें अगर उनको ये लाना है तो एमसीवी ज्यादा देंगे। देन अदर फाइंडिंग जो है बेसोफिलिक स्टिफलिंग होवेजोली बॉडीज ये सब प्रेजेंट है, ये सब देंगे। देन विटामिन B12 या फोलिक एसिड कुछ डेफिशिएंसी ऐसे आ रही हो वो देंगे। देन सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया था। तो सिडेरोब्लास्टिक में एक तो बोन मैरो में सिडेरोब्लास्ट दिखते हैं, बोन मैरो में दिखेंगे ऐसे सिडेरोब्लास्ट जो साइटोप्लाज्म में से डॉट 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 चारों ओर हो जाता है, आयन स्टेन में दिखते हैं सिडेरोब्लास्ट अच्छे से। तो पर वहां पर क्या रहेगा कि फेरिटिन बढ़ेगा एंड टीआईबीसी जो है वो नॉर्मल रहेगी। देन अनदर ऑप्शन इज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, ये भी पूछे जाते हैं। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज एंड आयरन डेफिशिएंसी में अगर डिफरेंट करना है तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज में सारे फाइंडिंग आयन जैसे हो गए, सिर्फ एक है कि उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम रहेगी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया है, नीट में 3 से 4 बार पूछा गया है, एफएमजी में भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सीएमएल कभी भी अगर आए मैसिव स्प्लेनोमेगाली और पेरिफेरल स्फीयर में बेजोफिल दिखे, बेजोफिल माइलोसाइट मेटामाइलोसाइट या कुछ भी दे दे कि प्रिकर्सर्स दिख रहे हैं माइलोसाइट के प्रिकर्सर्स एंड द काउंट इज ग्रेटर देन 1 लाख ऐसे कुछ दे दे तो इट इज ओनली सीएमएल, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया।
और कुछ हो नहीं सकता। इस एग्जाम में तो ये बहुत बार पूछे। उसका कौन सा है, उसका फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, कौन सा है 922, बीसीआर एबीएल ट्रांसलोकेशन इसको बोलते हैं। सीएमएल का डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक है, कौन सा है, ल्यूकेमोइड रिएक्शन। अभी ल्यूकेमोइड रिएक्शन और सीएमएल में अगर डिफरेंस करना हो तो एलएपी या एनएपी स्कोर बोलते हैं, तो वो स्कोर जो है वो सीएमएल में कम रहेगा और ल्यूकेमोइड रिएक्शन में ज्यादा रहेगा। देन अगर प्रोग्नोसिस असेस करना है कि सीएमएल पेशेंट का, तो वो स्कोरिंग आता है, सोकल स्कोरिंग आता है। और ट्रीटमेंट क्या रहेगी, टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर इमाटिनिब। इमाटिनिब इज द ट्रीटमेंट फॉर द सीएमएल। अभी यही एग्जाम एफएमजी 2024 में सेम क्वेश्चन सीएमएल के टॉपिक पर दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा था कि बीसीआर एबीएल जो ट्रांसलोकेशन है, इट इज विच टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन, तो इट इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। उसमें क्या रहता है कि ये हमारा क्रोमोसोम में देखो, उसके ऐसे चारों बाजू रहते हैं, बराबर। तो ये अगर 9 वाला होगा और उसके बाजू में अगर 20 वाला छोटा सा है, तो ये वाला पार्ट अगर हम कट कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं, तो वो जितना 22 में जाएगा तो उतना 22 का 9 में आ जाएगा। तो इट इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अगर यहाँ से वाट की व्यवहार वहां जा रहा है तो वहां से भी दूध की कटोरी सेम टू सेम अमाउंट में आएगी, तो इट इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन इन सीएमएल। देन अनदर ऑप्शन देखो, ये क्वेश्चन के ऑप्शंस बहुत सारे इंटरेस्टिंग थे जो इंडिविजुअली ऐसे क्वेश्चन करके भी आ सकते हैं। तो एक था ऑप्शन था क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया का पीएस देखा है और नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा वो नीट में पूछा गया था, तो नेक्स्ट स्टेप होगा उसका फ्लो साइटोमेट्री। तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इट इज अ पेरिफेरल नियोप्लाज्म, देन मोस्ट कॉमन मैन में दिखता है, जनरलाइज्ड लिम्फोडेनोपैथी, हेमेटोस्प्लीनोमेगाली, ये सब तो होता है। डिलीशन किसका होता है, 13q का मोस्ट कॉमन, इनमें गुड प्रोग्नोसिस होता है उसका, एंड डिलीशन ऑफ 17p इट इज पुअर प्रोग्नोसिस। अभी सीएलएल एसएलएल हैंड इन हैंड आता है, तो सीएलएल अगर उनको देना है तो स्मथ सेल ऐसे कुछ हिस्ट्री देंगे कि पीएस में दिख रहा है ऐसे जो सेल मतलब ऐसे टूटे फूटे सेल जो ऐसे चीर गए हो, ऐसे लग रहे हो, ऐसे सेल दिख रहे हैं, तो होगा सीएलएल। और सीएलएल में एक और CD5 एंड CD23 वो भी पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर स्मथ सेल इट इज मतलब वो बहुत सारे में लिखते हैं, पर अगर उनको सीएलएल स्पेसिफिकली अगर आंसर लाना हो ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे मतलब उनका है इंक्लिनेशन कि वो स्मथ सेल देते हैं। स्मथ सेल पेरिफेरल स्मीयर में दिख रहा है, पेशेंट इज एजेड पेशेंट है, यहाँ पर उसके मल्टीपल लिम्फोडेनोपैथी है। क्यों, क्योंकि स्मॉल सेल लिम्फोमा है, उसके साथ उसको क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हो रहा है ऐसे, और उसकी फ्लो साइटोमेट्री में CD5 एंड CD23 इज पॉजिटिव। तो कौन सा रहेगा, तो रहेगा सीएलएल। उसकी ट्रीटमेंट है फ्लड्राबिन, एंड उसके साइक्लोफॉस्फेमेड, एंड एक है रिटुक्सिमेड। और ये जो क्वेश्चन है इसमें भी बहुत पूछा गया है कि व्हाट इज रिचर सिंड्रोम। Richter syndrome, it is a complication of the CLL when CLL convert into DLBCL, diffuse large cell B cell lymphoma। जब CLL convert हो रहा है DLBCL में तो उसको बोलते हैं Richter syndrome। Then another option from this question only, ये भी इंडिविजुअली ऐसे नीट में पूछा गया था, तो वो था APML। अभी APML ल्यूकेमिया है ना, वो अदर ल्यूकेमिया से अलग क्यों है, और उसमें क्या रहता है कि सारे जो एक्यूट ल्यूकेमिया है उसकी डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट आती है, पर ये जो एपीएमएल हमारा जो ल्यूकेमिया है उसमें बस हमको क्या देना है, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, विटामिन ए जो रहता है वो सिर्फ ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड देने से ये जो डीआईसी में चला गया जो पेशेंट है इट विल इम्प्रूव हो जाता है। इसमें पीएस में क्या दिखता है, जो पीएस में और रोड्स दिखते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसको जो सेल को बोलते हैं हम फैगट सेल, और जो रोड्स दिखते हैं वो और रोड्स दिखते हैं। देन गम ब्लीडिंग की हिस्ट्री साथ में आएगी और पेशेंट रहेगा डीआईसी में, T15 17 ऐसे कुछ पीएमएल रारा जीन फ्यूजन होगा इसमें, और ट्रीटमेंट रहेगी ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। देन मोस्टली इसमें मतलब इसके दो वेरिएंट है, इसमें एक जो वेरिएंट है उसमें इसके जो न्यूक्लियस होते हैं इट इज बटक शेप के न्यूक्लियस भी आते हैं एपीएमएल में।
देन हाँ देखो, अभी हमने फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की बात की अभी, तो फिलाडेल्फिया करके टॉम हैंक्स जो हमारे हैं उनकी एक अच्छी मूवी भी आई है, ये भी एक डिसीज के बेस्ड है। अगर आपको पता है कि फिलाडेल्फिया कौन से डिसीज पर बेस्ड है तो आप कमेंट में बोले कि कौन से डिसीज पर बेस्ड है ये मूवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट फेज कौन सा है, तो इट इज एस फेज है, इट इज मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट। और कौन सा सेल जो है वो सबसे रेजिस्टेंट है, तो प्लेटलेट। तो प्लेट में ऐसे एस लिखा है तो इट इज मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट प्लेट है वो, बराबर। तो देन मोस्ट रेडियो सेंसिटिव कौन है, सेंसिटिव तो है एक अपना लिम्फोसाइट, मोस्ट रेजिस्टेंट रेडियो सेंसिटिव। एंड जो फेज रहेगा इट इज G2M, जो फेज है वो है मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्या दिख रहा है आपको, मोती दिख रहा है, पर्ल, जलेबी जैसा, जलेबी जैसा अगर दिख रहा है, पिंक कलर का गुच्छा, साथ में स्क्वेमस सेल दिख रहा है, तो इट इज नन अदर देन कैरोटिड पर्ल एंड द कैंसर इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। देन 7 मंथ का बच्चा, 7 ईयर का बच्चा, मेल चाइल्ड, हिस्ट्री ऑफ फीवर है, एब्सेस ऑन नेक है, उसको रिकरेंट इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, देन उसकी एक टेस्ट पॉजिटिव है, कौन सी, डाइहाइड्रोरेडामाइन टेस्ट इज पॉजिटिव। सो कौन सा डिसऑर्डर होगा, सो इट इज क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिसीज, इट इज एक्स-लिंक्ड डिसीज। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, उसमें क्या रहेगा, डेफिशिएंसी ऑफ NADPH ऑक्सीडेज, ये पूछा गया था नीट में। डेफिशिएंसी किसकी रहती है, NADPH ऑक्सीडेज की, कौन सा डिसीज में, क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिसीज में। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि कैटालिस पॉजिटिव जो सारी स्पीसीज के बच्चे हैं, सो सारे बैक्टीरिया है, उसका इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिसीज में। और इसका अगर डायग्नोसिस करना है तो नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम वो है इसकी टेस्ट, जहां पर हमारे जो अगर क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिसीज रहेगा तो नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट रहेगी नेगेटिव, येलो कलर ही रहेगा, नॉट पर्पल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो होगा हमारा CGD। देन अनदर देखो, शेडियाक-हिगाशी सिंड्रोम, इसके ये भी इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरफ भी आ सकता है। इट इज प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, डिसऑर्डर ऑफ द फेगोलाइसोसोम, डिलेड माइक्रोबियल क्लियरेंस आता है, और इसमें क्या दिखता है, अल्बिनिज्म दिखता है शेडियाक-हिगाशी सिंड्रोम में। देन अनदर ऑप्शन इज SCID, इज उसमें क्या रहता है कि सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों कम हो जाती है, ऐसे सीवियर कंबाइंड इम्यूनिटी डिसऑर्डर है ये, जहां पर बच्चा जो है वो 1 साल की ज्यादा जी नहीं पाता, क्यों, क्योंकि ड्यू टू रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि बॉडी में सेलुलर या ह्यूमरल इम्यूनिटी है ही नहीं, तो बॉडी कैसे बचाव करेगी। तो यहाँ पर अगर पेशेंट को 1 साल के बच्चे को अगर स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट कर दिया है तो ही बचेगा, बाकी 1 साल के से ज्यादा बचने के चांसेस बहुत ही कम है। देन हम अभी 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 12th क्वेश्चन था कि हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ द ग्राफ्ट रिजेक्शन सीन इन विच ऑर्गन, तो इट इज सीन इन द लंग। लंग का ट्रांसप्लांट जो है वहां पे सबसे ज्यादा ग्राफ्ट रिजेक्शन के केसेस होते हैं। अभी यही थियरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो था जो नीट में पूछा गया था कि हाइपर एक्यूट रिजेक्शन जब होता है तो इट इज ड्यू टू प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज एंड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव होती है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। देखो सिंपल जो एक्यूट रिजेक्शन एंड क्रोनिक रिजेक्शन जो होता है वो है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, पर हाइपर एक्यूट रिजेक्शन है ड्यू टू प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज कुछ ही घंटे में हो जाता है, तो इट इज ड्यू टू टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो रहा है। एंड लास्ट क्वेश्चन कि एपोप्टोटिक बॉडीज जो है वो किससे बनी है, इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल सेलुलर कंटेंट होते हैं, वो सब एपोप्टोटिक बॉडी में रहते हैं। अभी एपोप्टोसिस से ऊपर से देख लेते हैं तो उसके 2 फेजेस है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, उसमें के स्पेस 9 इन्वॉल्व है, एक्सट्रिंसिक है वो वहां पर के स्पेस 8 एंड 10 इन्वॉल्व है।
देन ये जो पूछा गया था प्रीवियस टेस्ट के नीट पीजी में कि एपोप्टोसिस में डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे तो कौन सा पैटर्न दिखेगा, तो स्टेप लेडर पैटर्न दिखेगा किसमें, एपोप्टोसिस में। तो ये यहाँ पर हमारे 13 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं एफएमजी 2024 के जनवरी 2024 के सेशन के जितने पैथोलॉजी के 13 एमसीक्यू थे ये हमने सॉल्व कर लिया। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे signing off।